नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज है सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास 3 और इसमें हम आज देखने वाले हैं वर्णमाला चैप्टर को। इससे पूर्व हमने देखा जो 2 रिवीजन क्लास आपको मिली, उसमें हिंदी भाषा का विकास क्रम हमने देखा, राजभाषा के रूप में हिंदी और हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी वगैरह के बारे में अच्छे से रिवीजन किया था। आज के टॉपिक में जानेंगे वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के बारे में, ठीक है? आप सभी को पता है दोस्तों, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जो भी वर्ण हम यूज करते हैं हिंदी में, जैसे कि आपका स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, यानी कि इन स्वर व्यंजनों का जो एक व्यवस्थित समूह है, उसी को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है भाई? ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और इसमें जो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, देखिए भाषा जो है, हम बोल रहे हैं, अभी मैं आपसे हिंदी बोल रहा हूँ, लेक्चर बोल रहा हूँ। भाषा क्या है? भाषा आपका देखिए जो है, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से अक्षर बनता है, अक्षर से आपके शब्द बनते हैं। उन्हीं शब्दों को हम प्रयोग करके बनाते हैं वाक्य। तो फिर हम आपस में संवाद करते हैं। यानी कि भाषा जो शब्द है ना, ये संस्कृत के भाष से निकला हुआ है। ठीक है, भाष का अर्थ है बोलना। और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है एग्जाम में। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो ये आपकी वाक्य होती है। क्योंकि जब कोई वाक्य पूरा बोला जाएगा तभी तो मुझे समझ में आएगा ना आप क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं मुझसे। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई आपकी उपवाक्य होती है, उससे नीचे आपका पदबंध होता है। पद से छोटी इकाई शब्द होता है, और जब शब्द किसी वाक्य में जुड़ता है तो वो पद बन जाता है। और इससे छोटी इकाई अक्षर है और फिर वर्ण है। यानी कि वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण से ही हमारी वर्णमाला बनती है, जिसमें हमारे आपका स्वर तो जो होंगे स्वतंत्र वर्ण है, जबकि व्यंजन जो है फिर अक्षर में काउंट होंगे, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं स्वर के साथ मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा क्लियर होगी आपकी। तो आपको याद रखना है, वर्णमाला वर्ण के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। और वर्ण जो है भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और ध्वनि या वर्ण का जो उच्चारित रूप है, ठीक है, वही आपका दो ध्वनि का जो उच्चारित रूप है वही वर्ण है। इस चीज को समझे आप। और बता चुका मैं, वर्ण से अक्षर बनता है, वर्ण से बड़ी इकाई अक्षर है, अक्षर से बड़ी इकाई शब्द है, शब्द से बड़ी इकाई आपकी पदबंध है, पदबंध से बड़ी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ी इकाई वाक्य है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। शब्द और पद एक ही होता है। देखिए कोई शब्द अगर देखिए इंडिविजुअल है, जैसे मैं बोलूँ राम, तो राम एक शब्द है। ठीक है, राम क्या है? एक शब्द है। और मैं यहीं पर बोलूं कि आज आज राम बाजार गया, आज राम बाजार गया। अब राम जो शब्द है ना, वाक्य के अंदर प्रयोग हो गया। अब ये शब्द क्या बन गया? पद बन गया। यानी कि शब्द जब किसी वाक्य में सार्थक रूप से प्रयुक्त होता है तो फिर वो पद कहलाता है। शब्द और पद एक ही चीज है। ठीक है, चलिए अब वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला में आपका देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो मानक वर्ण है, इसमें 52 वर्ण या ध्वनियां हैं। हिंदी में आपका कितनी है? मुख्यतः देखा जाए, मतलब जो अधिकांश जो हमारे भाषा विद्वानी हैं उनके हिसाब से, और ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उनके हिसाब से 52 वर्ण या ध्वनियां हैं हमारी हिंदी में। ठीक है, 52 वर्ण या ध्वनियां, जिसमें से आपका भैया 13 तो जो है स्वर हैं, और आपका 39 जो होते हैं आपको व्यंजन होते हैं। अब इसमें भी इनका अलग अलग वर्गीकरण है जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर आपका 52 वर्ण या ध्वनि है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्वर की बात करेंगे। स्वर यानी कि वावल्स की बात हो रही है। स्वरों को वावल्स कहा जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो स्वर हमारे जो हिंदी में होते हैं वो 13 होते हैं, वावल्स। ठीक है, ये होते हैं 13। इसमें से देखिए भैया, आपके 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो 11 स्वर देख लो भैया। अ, आ, ई, ठीक है, ई बड़ी, छोटा ऊ, उसका री। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये आपके हो गए भैया हिंदी में कुल मिला के जो स्वर हैं। 11 स्वरों की मैंने बात की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जो होते हैं ना, ये स्वर होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये एक हिसाब से वैसे देखिए, इनमें उच्चारण के हिसाब से भी केवल 10 ही माने जाते हैं। उच्चारण का मतलब है मात्रा, कितने स्वर हमको मात्रा प्रदान करते हैं? तो देखिए केवल 10 है। आ, ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ।
अ जो होता है, अ कोई मात्रा प्रदान नहीं करता है, इसलिए मात्रा या मैं बोलूँ कि उच्चारण की दृष्टि से इनमें भी केवल 10 होते हैं, लेकिन कुल मिला के 11 जो स्वर हैं आपके सामने हैं। फिर इसमें 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। अयोगवाह मतलब आपका अंक और अह, ठीक है, जो हम बोलते हैं। अब ये कंप्लीट आपके स्वर हो गए। तो टोटल स्वर कितने हैं? 13 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। तो यहाँ पर आपका इनमें से 11 जो है आपके स्वर हैं और 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, ठीक है। ऐसे ही व्यंजनों की मैं बात करूं तो व्यंजन टोटल होते हैं 39, जिसमें से आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में आपके क वर्ग और उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आ जाता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 25 आपके व्यंजन आ जाते हैं, जैसे कि क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। और ये हो गए आपके 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये 25 होते हैं। इसके बाद आपके 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो 4 अंतःस्थ में आपका आ जाता है य, र, ल और व, ठीक है। उसके बाद 4 आ जाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो 4 ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाता है आपका स, स, स और ह, यानी कि तालव्य स्व, दंत्य स्व, मूर्धन्य स्व, तालव्य स्व और दंत्य स्व और यहाँ पे आपका ह, ठीक है। तो ये आपके ये हो गई आपको कौन सा? ऊष्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऊष्म व्यंजन हो गई है। तालव्य मूर्धन्य और वत्स्य होगा, माफ कीजिएगा। ये वाला स्व आपका तालव्य होता है, ये मूर्धन्य होता है और ये वत्स्य स्वर होता है, ठीक है। तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और वत्स्य स्व और ह, ये आपके 4 हो जाते हैं ऊष्म संघर्षी। इसके बाद आपके 4 हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं, ठीक है। संयुक्त है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना। तो इसमें आपका देखिए कौन कौन से आ जाते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है स्र, ठीक है, स्र, त्र, ज्ञ और छ। ये जो हैं 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। और इसके अलावा 2 इसमें आपके उच्छिप्त भी होते हैं। 2 आपके उच्छिप्त व्यंजन हैं, इनको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र जो होते हैं 4 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन आपके 2 होते हैं, ढ और ढ, ठीक है। ये आपका उच्छिप्त व्यंजन हो गए। तो कुल मिला के व्यंजनों की संख्या हो गई 39, ठीक है। स्वरों की संख्या 13। अब जो भी इनका वर्गीकरण है अंदर का, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसके अलावा कुछ विदेशों की आगत ध्वनियां भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे नुक्ता लगा हुआ, जो जैसे हम अ यूज करते हैं, नीचे नुक्ता होता है ना, ये आपने देखा होगा। ऐसे उर्दू शब्द जो होते हैं, अरबी फारसी शब्द जो होते हैं, उनमें ऐसा क भी ऐसे यूज होता है, तो क के नीचे एक नुक्ता होता है, ठीक है। गजल बोलते हैं, जैसे गजल, क्या गजल गाई है आपने, ठीक है। तो गजल के नीचे भी आपका ऐसे नुक्ता प्रयोग होता है, यानी कि गहराई दी जाती है। देखो आप गजल बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ आगत हमको अक्षर भी प्राप्त होते हैं, वर्ण भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, अरबी और फारसी भाषाओं से। चलिए, ये तो हो गया भैया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। अब इसमें डिटेल में देखेंगे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर क्या होते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक जो है स्वर पे रिलेटेड है। तो स्वर जो हमारे क्या होते हैं, इनसे संबंधित और इनके जो भी वर्गीकरण है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो स्वर यानी कि वावल्स जो होते हैं भाई, ठीक है, वावल्स। तो वावल्स की मैं बात करूं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में केवल स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं चाहिए, ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह अपने आप में ही बने हुए हैं, किसी के भी मेल से नहीं बने हुए हैं, इसलिए स्वतंत्र आपके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ये टोटल 13 है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें उच्चारण के आधार पे या मात्राओं के आधार पे केवल 10 हैं। क्वेश्चन अगर बनेगा मात्रा के आधार पे स्वर कितने हैं, तो 10 है भाई। कौन कौन से स्वर हो जाएंगे मात्रा के आधार पे? देखिए, आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है। उसके बाद आपकी ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो ये हो गए भैया आपका, देखिए टोटल मिला के कितने? 10। केवल 10 ऐसे हमारे स्वर होते हैं जो उच्चारण और मात्रा के आधार पे हमारे वर्णमाला में स्थित हैं, यानी कि इन्हीं से हमारी मात्राएं लग सकती हैं, ठीक है। जो 12 खड़ी भी है, इन्हीं के आधार पे है, ध्यान रखेंगे। अब इसके देखिए, अगर हम आगे बढ़ेंगे, जो स्वर हैं, स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। सबसे पहले तो परंपरागत दृष्टि से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण के आधार पे केवल 10 ही हैं, ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए, जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग प्रकार पे किया गया। वर्गीकरण मतलब स्वरों का भेद। मात्रा उच्चारण के आधार पे अलग होता है। इनका देखिए आपका मुख द्वार यानी कि मुंह के खुलने के आधार पे अलग होता है।
होंठों के आधार पे अलग होता है, होंठ कैसे बन रहे हैं बोलते समय। उसके अलावा अनुनासिक, निरुनासिक और साथ ही जीभ के आधार पे भी अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो स्वर होते हैं भैया, सबसे पहले देखिए मात्रा के आधार पे स्वरों के कितने भेद है? 3। ठीक है, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब सबसे पहले ह्रस्व स्वर को देखते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है भैया? तो ह्रस्व स्वर का मतलब, जो ह्रस्व स्वर होता है इसका मतलब यह है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जब हम उनको बोलते हैं उसमें हमारा टाइम जो है कम लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, छोटा ई और ऊ, ये हमारा ह्रस्व स्वर है। उसके बाद अगली टर्म है देखिए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर मतलब जिन वर्णों को या जिन स्वरों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, तो इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में। और दीर्घ स्वर में सभी मात्रा वाले स्वर आ जाएंगे, जैसे कि आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, ए हो गया, ऐ हो गया, ठीक है, री हो गया, और इसके अलावा आपका ओ औ हो गया। ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं भैया? आपका दीर्घ स्वर में। देखिए आप ह्रस्व के मुकाबले देखेंगे इनमें, इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो समय ज्यादा लगता है। तीसरा प्रकार होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए आपका दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेता है। ऐसे स्वर जो उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लें वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग ज्यादातर नाटकों में होता है, नाटक ध्वनियों में, और संस्कृत में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा प्लुत स्वर। हिंदी में तो थोड़ा कम ही होता है। जैसे प्लुत स्वर का एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ओ, ये बीच में जो आपका एस जैसा बना है ना, ये अ है ये, लेकिन बहुत लंबा खींचना पड़ता है। अब जैसे राम बोलो, जैसे दशरथ के जब प्राण जा रहे थे, तो दशरथ ने प्राण जाते समय बोला हे राम। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने? हे राम। तो इतना लंबा उन्होंने खींचा, तो ये जो बीच में हमारे स्वर आ गए, ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे या किसी को पुकारने में नाटक संवादों में प्रयुक्त होता है जो स्वर, वो प्लुत स्वर कहलाता है। चलिए, ये तो हो गया मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब अगला जो है भैया जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जो हमारी जिह्वा है, जीभ, टंग, टंग के प्रयोग के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, यानी कि जो जीभ का आपका अगला भाग होता है आगे का, वो काम करेगा इन स्वरों के उच्चारण में। बोल के देखिए, ई ए ऐ, इसमें देख रहे हैं आप जीभ का आगे का भाग काम करेगा, तो ये आपका अग्र स्वर कहलाता है। उसके बाद आपका आता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, केवल मध्य भाग से आवाज आने जैसा फील होगा आपको जीभ के, अ बोल के देखिए बिल्कुल बीच से आवाज निकलती है। इसके बाद अगला होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, यानी कि पश्च मतलब पीछे, जो गले के आसपास का एरिया हमारा, जीभ जहां से शुरू होते हैं वहां का भाग काम करेगा इसमें, तो ये पश्च स्वर कहलाता है। जैसे कि आ, उ, ओ, औ, आ। ठीक है, ये ध्वनियां जब आप निकालेंगे तो ये देखिए पीछे से आपकी आ रही होती है, जीभ के पिछले भाग से। ये हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला जो वर्गीकरण है मुख द्वार के आधार पर, यानी कि मुंह द्वार, जो मुंह आपका खुलता है या बंद होता है। जब जैसे हम कोई स्वर का उच्चारण करेंगे, कोई भी वर्ड हम बोलते हैं, अगर अमूमन भी आप देखते होंगे किसी में हमारा मुंह खुलता है ज्यादा, किसी में कम खुलता है, ऐसे ही स्वरों के उच्चारण में भी किसी में मुंह ज्यादा खुलेगा, किसी में कम खुलेगा। तो इसी के आधार पर हमारा स्वरों का वर्गीकरण है। तो इसमें सबसे पहला होता है विवर्त स्वर। विवर्त का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। ठीक है, मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो कहलाते हैं हमारे विवर्त स्वर। एग्जाम्पल है इसका आ बोल के देखिए आप, आ पूरा मुंह खुल रहा है। इसके बाद जो अगला होता है देखिए अर्ध विवर्त, यानी कि जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है आपका आधा खुलेगा। ठीक है, हाफ ओपन, आधा खुलेगा, वो अर्ध विवर्त कहलाते हैं। जैसे कि अ, ऐ, औ और आ। इसके बाद अगला है देखिए संवर्त। संवर्त स्वर क्या होते हैं? तो संवर्त स्वर का मतलब है क्लोज, संवर्त का मतलब होता है क्लोज। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि ई उ, अगर हम बोले तो मुंह ज्यादा नहीं खुलता है इसमें। ठीक है, ऐसे अर्ध संवर्त का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में भैया आपका मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है, जैसे कि ए और ओ, ये हमारे अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। तो ठीक है, तो समझ गए ना, मात्रा के आधार पर समझ गए, जीभ के प्रयोग के आधार पर और साथ ही मुख द्वार के आधार पर। अब अगला जो है देखिए होंठों की स्थिति के आधार पर। होंठ यानी कि ओंठ, ठीक है, होंठों को कहा जाता है ओंठ। आपको किताबों में ज्यादा ओंठों दिया होगा। बात देखिए लिप्स की बात हो रही है, लिप्स। तो लिप्स जो हमारे, उसके आधार पे हमारा आपको बताना है कौन सा आपका
अवर्तमुखी होता है, कौन सा वृत्तमुखी होता है। अवर्तमुखी का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारे होंठ है, लिप्स हैं, वो गोल नहीं होते, यानी कि सर्कल नहीं होता, गोलाकार नहीं होते। जिनके उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोलाकार नहीं होते वो अवृत्तमुखी कहलाता है। जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोल होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, गोलाकार हो जाते हैं, वो कहलाता है वृत्तमुखी। ठीक है, ये नहीं होते तो अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी देखिए अ आ ई ए ऐ, इसको जब हम बोलेंगे तो हमारे होंठों का जो स्ट्रक्चर है वो गोल नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम बोले ऊ ऊ ओ औ आ, तो जब हम ये बोलते हैं ना तो इसमें हमारे होंठ जो है गोल शेप लेते हैं, इसलिए वृत्तमुखी स्वर हो जाते हैं। ठीक है, समझ पाएंगे, ज्यादा टफ है नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो है भैया आपका वर्गीकरण, वो है नाक और मुंह से हवा के आधार पे। तो नाक और मुंह से जो हवा निकलती है उसके आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण है। ठीक है, जैसे कि निरुनासिक की मैं बात करूं, निरुनुनासिक जो होते हैं हमारे, निरुनुनासिक जो या इनको मौखिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मौखिक, ध्यान रखेंगे, इन्हीं स्वरों को मौखिक स्वर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, अ आ और ई, इनके उच्चारण में आप देखेंगे जो हवा है केवल मुंह से निकलेगी, नाक से नहीं निकलती, तो ये हमारे कहलाते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। अगला होता है अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर मतलब जिनके स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो नाक से भी ध्वनि निकलेगी इसमें। ठीक है, तो नाक से ध्वनि निकलेगी, तो जैसे कि मैं बोलूं अंग, जैसे अंगूर बोलूं मैं, ठीक है, और मैं बोलूं आंख, तो देखिए आप नाक से इसमें आवाज निकल रही है। तो अंक और आ जैसे जिनमें मात्राएं लगी होगी आपकी अंक की, और चंद्राकार बिंदु, जैसे कि मैं बोलूं चंद्राकार वाला भी शब्द कोई, ठीक है, आंग, जैसे आंख है, देखिए आंख बोलूं मैं, तो चंद्राकार बिंदु जहाँ पे होगा और ये जो आपका अनुस्वार लगा होगा ऊपर, तो यहाँ पर हमेशा आपका अनुनासिक ध्वनि आपके निकलने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाक और मुंह से हवा के आधार पर निरुनासिक और आपका अनुनासिक। ठीक है, निरुनासिक और अनुनासिक हो जाता है। इसके बाद देखिए एक टर्म होते हैं, जितने भी हमारे स्वर है मैं आपको बता चुका, स्वर जो है हमारे स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं तो भैया इनको बोलने में जो है टाइम कम लगेगा ना, स्वतंत्र हैं हमारे जो स्वर हैं, इनने किसी की हेल्प नहीं लिया अपने उच्चारण में, ये जैसे हैं पैदा हुए हैं खुद से। और यहाँ पर जो है देखिए आपका जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष या घोष होते हैं। अब देखिए सघोष या घोष क्या होता है, सघोष या घोष का मतलब ऐसा होता है भैया, ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, कंपन होता है जहां पर, ठीक है, वाइब्रेशन, जिनके उच्चारण में आप स्वर तंत्री यानी कि गला, जो हमारा गला बोल रहा है, आप आ बोल के देखिए आ ई, अगर आप ये बोलते तो आप महसूस कीजिए गले में उंगली लगा के, आपके गले में कंपन होगा। तो यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो आपका घोष या स्वघोष ध्वनि कहलाती है। अभी घोष स्वघोष व्यंजन भी आएंगे, ठीक है, कुछ व्यंजन होते हैं कुछ नहीं होते हैं, वो आप देखेंगे। और ऐसे अल्प प्राण यानी कि सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण मतलब ये होता है दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है, वो कहलाती है आपकी अल्प प्राण। और जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा ध्वनि निकलेगी वो कहलाएंगे आपके महाप्राण। अब ये अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे अगला जो चैप्टर आएगा व्यंजन में। ठीक है, तो व्यंजन वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम इनको अच्छे से देखेंगे। अगले टॉपिक में देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण और व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजन जो होते हैं भैया आपका स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और कितने व्यंजन होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। शब्दकोश में किसी अक्षर या शब्द को देखने का जो तरीका है वो क्या होता है। तो अगले अंक में आपको मिलते हैं जल्दी दोस्तों। आपको ये रिवीजन क्लासेस पसंद आ रही हैं तो भैया लाइक्स दे दो अपना एक, और शेयर भी करो चैनल को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाभ उठाइए इन्हीं रिवीजन क्लासेस का, और साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, और जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूंगा भाई, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें और मोटिवेट करें। वहाँ के आगामी ग्रुप सी एग्जाम के लिए भैया आप लोग देख सकते हो 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहा है एप्लीकेशन स्टोर पे। और इस 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस महाकुंभ पर 12 अक्टूबर तक, आज 9 अक्टूबर हो गई, नवरात्रि ऑफर चल रहा है 10,000 तक। अभी इसका प्राइस 50% ऑफ है। तो जो भी इनरोल करना चाहता है आगामी परीक्षाओं के लिए, जो भी ग्रुप सी के एग्जाम होंगे भविष्य में, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, सींचपाल, मेट, फॉरेस्ट गार्ड या अन्य कोई भी जनरल पेपर होगा, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है और अभी ऑफर आपको मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।
हाँ, इस टेस्ट को लेने का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है,